हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये जो हिंदी की क्लासेस हैं ये आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। लेकिन इसका हिंदी का क्या रोल है, ये कितने इम्पोर्टेंट है, इस पे आपका मैं पहले फोकस चाहूँगी। तो पहले हम समझते हैं कि हिंदी का सिलेबस क्या है और आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स रखता है। तो देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं, मतलब आप या तो पीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की, तो दोनों में हम वेटेज समझते हैं हिंदी का कि हिंदी क्यों महत्वपूर्ण है। पहले तो आप इस बात को समझिए। तो हिंदी हिंदी तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएससी। पीएससी जितने भी एग्जाम लेता है, जिसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा है वो आपने देखा होगा कि प्री और मेंस ये जो पेपर हैं, तो प्री का पेपर नंबर 2 यानी कि सी सेट का पेपर, इसमें भाषाएं पूछी जाती हैं मैथ्स और रीजनिंग के साथ। भाषाओं में आपकी कौन कौन सी, एक तो हिंदी है और दूसरी है आपकी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो इसमें प्लस क्या है, मैथ्स और रीजनिंग है। हालांकि मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है, फिर भी आप देखेंगे कि जब भी पेपर टफ आया या आपने 21-22 का पेपर देखा होगा, तो मैथ्स रीजनिंग भी बनाना लोगों के लिए टफ हो गया था। 33% नंबर लाने भी कठिन हो गए थे। तो वहाँ पे ये जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी का जो पार्ट है, जहाँ से लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं, यही नैया पार लगा सकते हैं आपके सी सेट में। तो ये तो इस दृष्टि से इसको क्वालिफाई करने के लिए भी आपका क्या हो गया, ये हिंदी और छत्तीसगढ़ी का सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मेंस में है। मेंस में आपको पता है कि टोटल कितने पेपर होते हैं, 7 पेपर होते हैं, जिसमें आपका पेपर नंबर 1, पेपर फर्स्ट, ये जो भाषा का पेपर है, इसमें क्या पूछी जाती हैं, भाषाएं पूछी जाती हैं। हर एक पेपर मेंस का 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का होता है ना। और ये पेपर 1 के तहत फिर से 3 भाषाएं, जिसमें पहली हिंदी है, दूसरी इंग्लिश है और तीसरी छत्तीसगढ़ी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसमें मार्क्स डिवीजन कैसा है। हिंदी से आपके 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। इंग्लिश से 50 और छत्तीसगढ़ी से 50। तो ये देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है कि पीएससी में अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है, तो 7 पेपर होते हैं, जिसमें लैंग्वेज का पेपर बहुत स्कोरिंग है। जो आपके हिस्ट्री वगैरह का पेपर है, पेपर 3 है, जो भी जनरल स्टडीज के पेपर है, इसमें तो ऐसा है कि आप जितना भी लिखेंगे जरूरी नहीं है मार्क्स में आपको पूरे में पूरे मिले। लेकिन लैंग्वेज का पेपर जो होता है ये स्कोरिंग होता है, इसमें आपके नंबर कटने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसीलिए बोला आता है कि इसको आपको अच्छे से, लैंग्वेज के पेपर को अच्छे से तैयार करें आप, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप खींच सकें। तो यहाँ से आपको देखने में क्या समझ में आ रहा है कि जो पीएससी का जो पेपर है, ये प्री मेंस इंटरव्यू वाला, तो इसमें आपका हिंदी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। आगे की जितने भी आप पेपर देखेंगे उसमें मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं किसी सब्जेक्ट के, वो 75 होते हैं। मतलब हिंदी एक अकेला सब्जेक्ट है जिसमें जो अकेला कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हिंदी की महत्ता क्या है आपके पीएससी के पेपर में। दूसरी बात, अगर आप व्यापम का कोई भी एग्जाम ले ले, चलिए व्यापम, व्यापम जितने भी एग्जाम लेता है उसमें हिंदी पूछी ही जाती है, हिंदी पूछा ही जाता है ना। जैसे आप देखोगे कि जो शिक्षक भर्ती का जो पेपर हुआ था, शिक्षक भर्ती, उसमें 25 नंबर से तो 25 जो मार्क्स थे वो हिंदी के ही थे। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि यदि आपको किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करना है ना, आपको सिलेक्शन चाहिए, तो हिंदी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है उसमें। तो यहाँ पे आपको ये समझ, मैं आपको महत्व के बारे में पहले क्यों बता रही हूँ, ताकि आप हिंदी को, लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, गंभीरता से नहीं लेते। अगर उस चीज़ को गंभीरता से लिया जाए, गंभीरता से पढ़ा जाए, तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं जो हमारी अपकमिंग वैकेंसीज आ रही हैं। वैकेंसीज हैं जैसे कि आप देखेंगे एडीआई, है ना, एएसआई, और फिर क्या है, आबकारी आरक्षक, आबकारी आरक्षक, सभी में आपको हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। हिंदी आपका आएगा ही।
बच्चे क्या करते हैं, हिंदी उनको लगता है कि हिंदी तो हमको आती है, इसलिए ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इस सब्जेक्ट को गंभीरता से पढ़ने की जरूरत है, ताकि आपके एग्जाम में आप एक दो नंबर भी ज्यादा अगर खींच पा रहे हैं तो आपके रैंक को बहुत आगे तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो गई हिंदी की महत्व की बात। तो ये हिंदी का महत्व तो है ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन हिंदी जो भाषा है हमारी, तो इसका भारत में क्या महत्व है, अब हम इस पे बात करते हैं। तो विषय की ओर चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा, हमने इसका महत्व अपनी परीक्षा की दृष्टि से तो देख लिया। अब हम देखेंगे कि भारत में हिंदी का क्या महत्व है, हिंदी क्या स्थिति रखती है भारत में। तो भारत में आप देखिए, आपको कुछ बातें समझनी है। भारत भारत की लगभग 43.63% जनसंख्या, या मैं यूं कहूं कि लगभग 53 करोड़ लोग हिंदी बोलते, क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। आप समझिए कि मतलब देश की अधिकांश जनता क्या बोलती है, हिंदी बोलती है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में आपकी हिंदी ही है, सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसके बाद बोली जाती है बंगाली, और इसके बाद बोली जाती है मराठी। अब समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण भाषा है भारत के लिए हिंदी। और नाम भी देखिए, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान, हिंदी हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा। फिर आइए इधर देखते हैं, दूसरी बात क्या, कि लगभग भारत के 28 राज्यों में से 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। हिंदी महत्वपूर्ण भाषा के तौर पे है। हिंदी भाषी राज्यों में कौन कौन आते हैं, तो राजस्थान, पंजाब का कुछ भाग, पूरा पंजाब नहीं, पंजाब का कुछ भाग, कुछ भाग हो गया। तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। चौथा आपका उत्तराखंड हो गया। पांचवा आपका यूपी हो गया। छठवा आपका बिहार हो गया, है ना। सातवां झारखंड हो गया। आठवां मध्य प्रदेश हो गया। नौवां छत्तीसगढ़ हो गया। और 10वां में हालांकि दिल्ली आएगा, दिल्ली राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार से ये 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी महत्वपूर्ण भाषा के तौर पे स्थान रखती है। इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है, कि भारत में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगर ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो आप बचपन में जो पढ़ते आ रहे थे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्या हिंदी वाकई में आधिकारिक तौर पे भारत की राष्ट्रभाषा है? आइए इसको समझते हैं। हिंदी के महत्व को देखते हुए अब हम देखेंगे कि भारत में हिंदी को क्या दर्जा प्राप्त है। दर्जा क्या प्राप्त है हिंदी को, है ना। क्या आपकी हिंदी जो है, हिंदी क्या आपकी राष्ट्रभाषा है? राष्ट्रभाषा मतलब समझते हैं, राष्ट्रभाषा मतलब पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा, या फिर यूं कहें कि राष्ट्र में अधिकांश जनता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। मतलब देश में इसका क्षेत्र क्या होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, तभी वो भाषा राष्ट्रभाषा कहलाएगी। दूसरी बात, राष्ट्रभाषा, क्या हिंदी राजभाषा है, क्या हिंदी मातृभाषा है, या ये केवल एक उपभाषा है, या फिर ये क्या है, बोली। ये सारे टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे आपको मैं एक आइडिया दे देती हूँ कि राष्ट्रभाषा मतलब मैंने बोला कि देश की अधिकांश जनता या देश में व्यापक स्तर पर बोली जाने वाली यदि कोई भाषा होती है तो वो राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती है। राजभाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा, मतलब शासन प्रशासन में जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाए वो भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा। मातृभाषा मतलब माता के द्वारा सीखी गई भाषा। अब आपका जो परिवेश है, आपका जो क्षेत्र है, वहाँ अपने माता द्वारा से जो सीखते हैं, आप अपने आसपास के परिवेश से जो भाषा सीखते हैं वो क्या कहलाती है, मातृभाषा। दूसरी उपभाषा और तीसरी बोली। ये क्या है, जब भाषा एकदम से भाषा नहीं बनती। जैसे कि आप जिस स्थिति में हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जब पैदा हुए होंगे तब इतने बड़े हुए होंगे क्या, नहीं, पहले आप बच्चे रहे होंगे, फिर आपकी किशोरावस्था आएगी, फिर आपकी युवावस्था आएगी, प्रौढ़ावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। तो एक विकास का क्रम चलता रहता है। उसी प्रकार से आप जो भाषाएं देखते हैं वो भाषा एक दिन में भाषा नहीं बन जाती, उसके पीछे उसके विकास का इतिहास लंबा होता है। पहले कोई भाषा होती है वो बहुत छोटे क्षेत्र में उसका उद्भव होता है, वो बोली के रूप में कुछ लोगों द्वारा कुछ छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। जब उसमें और विकास होता है तो वो उपभाषा बनती है। जब उसका और विकास होता है तो वो
आपकी भाषा बनती है, और उसके बाद मानकीकरण हो जाता है तो वो क्या बनती है, मानक भाषा बनती है। क्या बन जाती है, मानक भाषा। तो क्या हिंदी इस समय, हिंदी को किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है, क्या वो राष्ट्रभाषा है, क्या वो राजभाषा है, क्या वो मातृभाषा है, क्या उपभाषा के स्तर से वो ऊपर आ चुकी है, हाँ बिल्कुल आ चुकी है, तभी तो हिंदी भाषा है ना। क्या उसको मानकीकरण प्राप्त हो चुका है, क्या वो मानक भाषा के रूप में हिंदी अपने आप को स्थापित कर चुकी है। देखिए अभी आप जो हिंदी बोलते हैं वो हिंदी का मानक रूप आप नहीं बोलते। आप देखेंगे कि कहीं भी वचन का प्रयोग कई बार सही नहीं किया जाता, कभी लिंग का प्रयोग सही नहीं किया जाता। जैसे आप देखो, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, कि वह खाना खाता है, ठीक है। दूसरा, वे खाना खाते हैं। मुझे बताइए क्या ये दोनों सेंटेंस सही है, क्या ये दोनों सेंटेंस सही है। तो आपको देखने से तो सही ही लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पे वह खाना खाता है, मतलब यहाँ पे एक वचन की बात हो रही है। यहाँ पे वचन कैसा है, एक वचन। और वे खाना खाते हैं, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बहुवचन की। यहाँ पे अशुद्ध क्या है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक अम की बिंदी होना चाहिए। जब भी बहुवचन में आपको ये चीज लिखते हैं तो वहां पे है नहीं होता, है होता है ना। अम की बिंदी, अम की बिंदी को खा नहीं जाना है। जब भी बहुवचन लिखेंगे तो, और जनरली जब लोग बोलते हैं तो वहां पे इस प्रकार की आपको अशुद्धि देखने को मिलेगी, लोगों को ये पता नहीं होता, है ना। इसलिए मानना, जो आप हिंदी बोलते हैं वो बहुत शुद्ध नहीं बोल जाती। लेकिन जैसे आपने कई लोगों को बोलते सुना होगा कि हवा चल रहा है, हवा चल रहा है नहीं होती, हवा चल रही है होती है, ठीक है। अगला आइए। तो अब हम बात करेंगे कि हम बात कर रहे थे कि क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है, क्या हिंदी राजभाषा है, हिंदी मातृभाषा है, क्या है। तो इसको समझने के लिए, हिंदी के दर्जा को समझने के लिए आपको दो पहलुओं पे विशेष ध्यान देना होगा। कौन से दो पहलू हैं, इस पे बात करते हैं। पहला, कि संवैधानिक दृष्टि से, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपके संविधान में अगर हिंदी को कोई दर्जा प्राप्त है तो वो किसका दर्जा प्राप्त है, क्या राष्ट्रभाषा का या किसी और का, संवैधानिक दृष्टि से। दूसरा है विस्तार और व्यापकता की दृष्टि से। विस्तार और व्यापकता की दृष्टि से। चलिए बात करते हैं संवैधानिक दृष्टि से। अगर आप देखें, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आपको जान के हैरानी होगी कि संवैधानिक दृष्टि से भारत की जो हिंदी भाषा है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये राष्ट्रभाषा, ये किसी प्रकार, ये कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। क्या बोला मैंने, कि ये कोई भी संवैधानिक शब्द नहीं है, मतलब संविधान के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो संविधान में किस भाषा, क्या टर्म इस्तेमाल किया गया है, क्या शब्द कहा गया है, तो संवैधानिक दृष्टि से जो हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त। राजभाषा, पीछे हमने बात करी कि राजभाषा क्या होती है, राजकाज की भाषा। तो ध्यान रखेंगे कि हिंदी को आधिकारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर पे भारत सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो हिंदी को संवैधानिक तौर पे किसका दर्जा प्राप्त है, राजभाषा का। जैसे आपने एक चीज और सुनी होगी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला जाता है ना, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। लेकिन एक्चुअल में आप जानेंगे कि संविधान की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम की कोई ऑफिशियल उपाधि नहीं दी गई है। तो फिर क्यों बोलते हैं हम उनको राष्ट्रपिता, लोकप्रियता के कारण जन मान्यता प्राप्त एक शब्द है कि लोगों के द्वारा बोला जाता है। जैसे आपके ही फ्रेंड सर्कल में आप क्या करते हैं, अपने दोस्तों को कुछ अपने हिसाब से नाम दे देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से, लेकिन वो तो उसका एकेडमिक नेम है नहीं, तो सेम वैसे ही राष्ट्रपिता बोला गया है, लेकिन सरकार के द्वारा या फिर संविधान के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम की कोई उपाधि प्राप्त नहीं है। ठीक बात। अब आइए, हिंदी की बात कर रहे थे हम, क्या हमने समझा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो किसका दर्जा प्राप्त है, राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब एक बात और बताइए, क्या हिंदी को ही ये गौरव प्राप्त है कि वो राजभाषा है, कि अन्य भाषाएं और हैं हिंदी के साथ जिन्हें राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो हाँ, हिंदी के साथ आपको
याद रखना है कि हिंदी को मिला के 22 भाषाएं और हैं, मतलब टोटल 22 भाषाएं हैं जो राजभाषा का दर्जा प्राप्त करती हैं। पहले ये 22 नहीं थी, इनकी संख्या मूल संविधान में जब संविधान बना था तो मूलतः इनकी संख्या कितनी थी? 14। ये सब पॉलिटी में पढ़ेंगे आप, है ना, ये सब पढ़ाया जाएगा कि जब संविधान बना था तो केवल 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 22 की 22 भाषाएं आपको पढ़नी है, ठीक है, याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन एक बार आया है, पीएससी में ही आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो आपको 22 भाषाएं याद होगी तभी आप बना पाएंगे, तो ये 22 भाषाएं याद करना है। अगली बात ये समझिए कि ये 22 भाषाएं लिखी कहाँ है, संविधान के किस भाग में, कहाँ पे लिखा है? तो ये जो राजभाषा के बारे में आपको अनुसूची नंबर 8, संविधान की अनुसूची नंबर 8 में मिलेगा। इसके अलावा संविधान का भाग 17 जो आर्टिकल 243, सॉरी, आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषाओं के बारे में प्रावधान किए गए हैं। दूसरी बात, ये कहाँ लिखा है कि जो आपकी हिंदी संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखेंगे। आर्टिकल 343 का क्लॉज 1 ये बात करता है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और इसी आर्टिकल में आपसे पूछ लिया जाए कि देवनागरी लिपि के बारे में लिखा गया है क्या? हाँ, बिल्कुल लिखा गया है। संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी? देवनागरी। अभी आगे मैं आऊंगी कि लिपि होती क्या है, पहले हम समझ ले एक बेसिक चीजें, फिर हम आगे बात करेंगे कि लिपि किसको कहा जाता है। तो हमने देखा कि हिंदी को संवैधानिक दृष्टि से क्या दर्जा प्राप्त है? राष्ट्रभाषा का नहीं, राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी के अलावा 22 और ऐसी भाषाएं, भारत में 121 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से केवल 22 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। कहाँ? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं के बारे में लिखा गया है। भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में प्रावधान करता है। और आर्टिकल 343 क्लॉज 1 ये संघ की राजभाषा हिंदी है ऐसा बताता है, और इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी, ये बात करता है। ये हो गई आपकी संवैधानिक दृष्टि से बात। अब विस्तार एवं व्यापकता की दृष्टि से बात करते हैं। तो हिंदी को विस्तार एवं व्यापकता की दृष्टि से व्यापकता की दृष्टि से किसका दर्जा प्राप्त है? राष्ट्रभाषा। मतलब जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे वो गलत नहीं था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, बस उसको संवैधानिक दर्जा राष्ट्रभाषा के रूप में प्राप्त नहीं है। ये भारत की अघोषित, याद रखेंगे क्या बोला है मैंने? अघोषित। अघोषित क्या है? राष्ट्रभाषा है। मतलब सरकार ने या संविधान ने राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया, नहीं किया है ना। अब देखिए, तो राष्ट्रभाषा बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है हिंदी को? हमने पीछे ही देखा था कि भारत की लगभग 43% जनसंख्या क्या बोलती है? हिंदी बोलती है। सबसे ज्यादा भारत में बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है, ठीक है। तो ये जनसंपर्क की महत्वपूर्ण भाषा है भारत में, है ना। देश की क्या अधिकांश जनता क्या बोलती है? हिंदी बोलती है। और ये एक जन मान्यता प्राप्त क्या है? शब्द है आपका हिंदी। शब्द है राष्ट्रभाषा हिंदी को। तो विस्तार एवं व्यापकता की दृष्टि से हिंदी को आपके राष्ट्र में एक गौरवमयी पद, राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त है। दूसरी बात आपने ये भी सुनी होगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे जनरली देखा गया है कि दुर्भाग्य कहें, देश का एक बड़ी विडंबना है कि आप हिंदुस्तान में होते हुए हिंदी बोलने में लोगों को संकोच होता है, वो अपने आप को छोटा समझते हैं। वही इंग्लिश बोलने वाले को स्मार्ट समझा जाता है। तो हमको हिंदी को इतनी गंभीरता से लेना है कि शायद हम कल ऐसा ऐसा कल ला सकते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो हिंदी सीखें, है ना, और हमारी हिंदी को वो जो गौरवमयी पद हमने उसको दिया हुआ है जो केवल लिखित रूप में है, वो एक्चुअल में उसको प्राप्त हो। शायद हम ऐसा कल ला सके। तो हिंदी की गंभीरता को आपको समझना है। तो जनसंपर्क की भाषा है। दूसरी बात, राष्ट्रभाषा है,
तो आपने देखा होगा कि बोला जाता है कि हिंदी शब्दों की नहीं भावनाओं की भाषा है, अपनेपन की भाषा है। अगर आप किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि जो हिंदी में बोलने में जो अपनापन आता है, जो मजा आता है, वो किसी और भाषा में बोलने में, अपने विचार रखने में नहीं आता। तो जो हिंदी है उसे शब्दों की भाषा से ज्यादा भावनाओं की भाषा कहा जाता है। दूसरी बात, तो फिर इसको अगर आप सोचोगे कि इसको फिर राष्ट्रभाषा घोषित क्यों नहीं कर दिया गया, तो एक बात समझिए कि भारत जो है 28 राज्यों का क्या है, एक संघ के रूप में स्थापित है। अब देखिए आप कि 28 राज्यों में केवल 10 राज्य ऐसे हैं जो हमने पीछे पढ़ा, जो हिंदी भाषी राज्यों में आते हैं। मतलब आपके जो दक्षिण में चले जाएंगे तो वहाँ हिंदी बोलना और समझना बड़ा कठिन है, लोगों को नहीं आती। नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, वहां भी हिंदी में परेशानी है। इस वजह से हिंदी पूरे पूरे भारत में तो बोली नहीं जाती, इसलिए अघोषित राष्ट्रभाषा के रूप में उसको एक हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया हुआ है। ये बात समझ गए आप? चलिए अगली बात करते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे थे कि हिंदी भाषा है, भाषा है। भाषा की जरूरत पड़ी क्यों आखिर, जरा इसको समझिए। हाँ, तो सबसे पहले समझेंगे कि भाषा जो हम बोल रहे हैं हिंदी भाषा है, हमने हिंदी के महत्व की बात कर ली, हिंदी के भारत में स्थिति की बात कर ली, हिंदी को क्या दर्जा प्राप्त है ये भी बात कर ली। लेकिन बेसिक तो यही है कि हिंदी क्या है, एक भाषा है। भाषा क्यों है, भाषा क्या होती है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, है ना। भाषा क्या होती है, तो याद रखना है जो भाषा है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। संस्कृत के भाष धातु, क्या बोला मैंने, भाष धातु से बना है। ठीक है, भाष का मतलब क्या होता है, प्रकट करना, प्रकट करना या फिर बोलना, प्रकट करना या बोलना। ठीक है, तो भाषा क्या होगी, आ प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो भाषा का मतलब क्या होगा, भाषा की कौन किस चीज को आप भाषा बोलेंगे, भाषा है विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। क्या बोला मैंने, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम, चाहे जो भी हो, जो भी आपके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होगा वह क्या कहलाएगा, वह माध्यम भाषा कहलाएगा। जिसमें से हिंदी भी आपके विचारों के आदान प्रदान का क्या है, एक माध्यम है। देखिए समझिए कैसे, जैसे कि अभी मेरे मन में कुछ चल रहा है कि मुझे आपको हिंदी पढ़ाना है, सिलेबस कंप्लीट कराना है, इस तरीके से पढ़ाना है। ये जो मैं सोच रही हूँ ये क्या है, ये क्या है, विचार है। मेरे मन में जो चल रहा है ये क्या है, विचार है। अब मेरे को सोचने के लिए भी क्या जरूरत पड़ रही है, मेरे को जो भाषा आती होगी मैं उसी भाषा में सोच पाऊंगी। तो आपकी भाषा आपके दो स्तरों पे मदद करती है, एक मानसिक स्तर पे, एक भौतिक स्तर पे। आपको जो दिमाग में चलता है, आपके जो विचार उत्पन्न होते हैं, उनको भी एक मूर्त रूप देने के लिए, एक आकार देने के लिए आपको भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? तो भाषा दो व्यक्तियों के बीच में, अगर मेरे मन में कोई विचार चल रहा है और मुझे वो आपको तो पहुंचाना है, जैसे अभी मैं जो बोल रही हूँ, मेरे मन में जो चल रहा है वही तो मैं बोल रही हूँ, और बोल रही हूँ आप समझ रहे हैं। तुम्हारे बीच में क्या हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ये हो कैसे रहा है, भाषा के माध्यम से। ये जो मेरे मुख से निकल रही है ये क्या है, भाषा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि दो व्यक्ति हैं और दोनों के बीच में अगर विचारों का आदान प्रदान करना है तो किसकी जरूरत होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यही माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। आई बात समझ में, जिसमें से हिंदी भी क्या है, एक माध्यम है विचारों के आदान प्रदान का। आई बात समझ में? अब आगे चलिए, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। तो अब विचारों का जो आदान प्रदान है वो कई तरीके से, जरूरी है क्या कि मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे तभी विचारों का आदान प्रदान होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। व्हाट्सएप में भी जब आप चैट करते हैं तो ये क्या है, आप बोल रहे हैं क्या, वहां पे नहीं बोल रहे हैं, वॉइस रिकॉर्ड करना अलग चीज है। जो चैट करते हैं, मैसेज करते हैं, वो क्या है, वो आप लिखित रूप में कर रहे हैं। लेटर वगैरह जो देते हैं वो भी, या कई बार आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा खास दोस्त होते हैं वो इशारों ही इशारों में बात कर लेते हैं, उसके मन की बात उसको पता चल गई। तो विचारों का आदान प्रदान तो यहाँ पे भी हो गया, है ना। तो माध्यम के आधार पर, है ना, माध्यम देखें आप किस प्रकार से अपनी विचारों को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, उस माध्यम के आधार पे जो भाषा होती है उसके प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार की भाषा है, 3 प्रकार की। यहाँ से क्वेश्चन आया है ना। कौन कौन सी, सबसे पहले समझिए, सबसे पहले सांकेतिक, सांकेतिक भाषा, क्या है, सुरा,
मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, और तीसरा आपका लिखित भाषा, लिखित भाषा। सिंपल सी परिभाषा है, एक लाइन में सुनिए। जब विचारों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से हो तो ये भाषा क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा। मतलब विचारों का आदान प्रदान कैसे होगा? संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से। जब बोलकर या सुनकर विचारों का आदान, मतलब मैं बोलूं आप सुने, बोलकर और सुनकर, या आप बोले मैं सुनूं, है ना, तो बोलकर तथा सुनकर जब विचारों का आदान प्रदान कैसा होता है? बोलकर या सुनकर जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो वो कैसी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। फिर आइए तीसरी, जब विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर हो, लिखकर और पढ़कर हो, तो ये क्या कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। अब इसमें आपसे दो सवाल मैं पूछूंगी जो बड़े मजेदार हैं, देखिए सुनिए। आप जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसा साइन बोर्ड लगा होता है, मान लो ऐसा लगे, है ना, कि मुड़ने बोल रहा है, इस प्रकार का। अब बताइए ये लिखित रूप में है ना, लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि हाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब आपको ये आपने देखा, आपने समझ गया कि क्या बोलना चाह रहा है, ये मुड़ने के लिए बोल रहा है, आप मुड़ गए। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? आपका कम्युनिकेशन डन हो गया। उसने जो समझाना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा था, आप समझ गए, आपने वो काम कर लिया। तो मतलब भाषा का मतलब विचारों का आदान प्रदान तो हो गया। अब बताइए ये लिखा हुआ है, आपने देखकर ग्रहण किया, तो किस भाषा के तहत में आएगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या ये सांकेतिक भाषा है, क्या ये मौखिक है, या फिर ये लिखित है? कई लोग सोच रहे होंगे कि संकेत लिखा है तो संकेत संकेत सांकेतिक भाषा होगी क्योंकि एक चिन्ह दिख रहा है। दूसरा, कुछ को लगेगा कि अरे लिखा हुआ रूप में है तो लिखित होगी। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये किस में आएगा? ये जो है आपका किस में आएगा? सांकेतिक भाषा में। क्यों ऐसा? रीजन पता होना चाहिए। संकेत है तो बोल दिया, ऐसा नहीं है। लिखा हुआ है लेकिन ये सांकेतिक भाषा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई सार्थक शब्द नहीं दिख रहे। समझ रहे हैं? यहाँ पे केवल क्या दिख रहा है आपको? एक चिन्ह दिख रहा है जिसका मतलब अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग भी हो सकता है कई बार। तो जब तक कोई सार्थक शब्द आपको ना दिखे, इसको कोई और कुछ और समझ सकता है। आपने तो चलो साइंस के बारे में पढ़ा होगा तो आप समझ गए, लेकिन कोई और व्यक्ति है तो उसको हो सकता है इस चीज का वो गलत मतलब निकाले, है ना, कुछ और मतलब निकाले। तो जब भी संकेत दिए हो, कोई सार्थक शब्द आपको जब तक ना दिखे तब तक वो लिखित नहीं, किस भाषा में आएगा? सांकेतिक भाषा में आएगा। इसके अलावा आपने देखे होंगे कई और बोर्ड होता है ना कि धीरे चले आगे मोड़ है, इस प्रकार का। धीरे चले आगे क्या है? आगे मोड़ है, ऐसा कुछ लिखा है। दुर्घटना से देर भली, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। अगर इस प्रकार की चीजें लिखी हुई हैं, अब यहाँ पे देखो आपको क्या ये भी तो लिखा हुआ है, ऐसे बोर्ड में टंगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको कोई चिन्ह दिख रहा है क्या? नहीं। आपको प्रॉपर एक शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं जिनका अपना एक सार्थक, जिसका अपना एक अर्थ है ना। तो जब इस प्रकार का देखने मिले तो कैसी भाषा? लिखित भाषा। लेकिन जब चिन्ह दिखे, कोई सार्थक शब्द जिनका अपना कुछ मीनिंग हो वो ना दिखे, तो कैसी भाषा? सांकेतिक भाषा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ आई होगी। दूसरी बात सुनिए, दूसरा एक और चीज, यदि मान लो कोई हॉर्न बजा रहा है, ठीक है, हॉर्न बजा रहा है, आप रास्ते में चल रहे हैं, गाड़ी ने आया हॉर्न बजाया, ठीक है, और आप हट गए रास्ते से, वो साइड दे दिया आपने, चलो बात हो गई। अब ये जो हॉर्न बजा रहे हैं, आपने क्या किया? सुनकर ग्रहण किया और आप समझ गए कि क्या बोला जा रहा है। तो ये बताइए ये किस में आएगा? सुनकर ग्रहण किया है तो मौखिक में आएगा, सांकेतिक में आएगा, लिखित का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। तो कुछ लोगों के मन में दोनों में से कुछ भी आ सकता है। सही इसका जवाब है, ये भी क्या है? सांकेतिक है। अब हॉर्न है, हॉर्न तो कई प्रकार के होते हैं, क्या इससे कोई सार्थक ध्वनि सुनते हैं आप? क्या कि हॉर्न का कोई विशेष मतलब हो? अब कई बार ऐसा होगा कि हॉर्न को कई बार हम किसी को बुलाने के लिए भी हॉर्न बजाते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि साइड लेने के लिए ही बजाए, है ना। तो इसका मतलब कई प्रकार से हो सकता है। कोई एक सार्थक अर्थ है क्या इस ध्वनि का? नहीं है। तो जब तक आपको कोई सार्थक अर्थ वाली ध्वनि सुनाई ना दे तब तक वो आपके मौखिक भाषा के तहत नहीं आती, है ना। इस ध्वनि का एक प्रॉपर कोई अर्थ नहीं है, इसलिए किस में आएगी? सांकेतिक भाषा में आएगी। वहीं पे अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ और मैं हॉर्न बजा के बोलूँ कि जरा हट जाओ साइड दे दो, मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ, जो ध्वनि निकल रही है, इसका कोई मतलब है कि नहीं है? बिल्कुल इसका एक अर्थ है ना, अपना एक अर्थ है। तो ये फिर किस में आ जाएगा? फिर ये मौखिक भाषा में आ जाएगा।
और इसी प्रकार से अगर ऐसे आपको सार्थक शब्द दिखे तो ये भी किस में आ जाएगा, लिखित भाषा में आ जाएगा। लेकिन यदि आपको संकेत दिखते हैं, हॉर्न दिखते हैं, या इस प्रकार की कोई भी आवाज सुनाई देती है जिसका कोई अपना अर्थ ना निकल रहा हो, तो वो सभी किस में आएंगे, सांकेतिक भाषा में आएंगे। उम्मीद करती हूँ मैं कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हमने क्या सीखा कि भाषा क्या है, भाषा है विचारों के आदान प्रदान का माध्यम, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जो भी है, ये सारी भाषाएं क्या है, आपके विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम। इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं कि बहुत देर से हम बात कर रहे हैं कि भाषा भाषा, है ना। ये जो आप हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी, हिंदी भी क्या है, एक भाषा है। मुझे आप ये बताइए कि जो हिंदी भाषा है, इसका जो ये शब्द है हिंदी शब्द, ये किस भाषा का है। तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या क्वेश्चन है ना, कि किस भाई हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा का नाम ही हिंदी है, तो हिंदी से ही होगा ना, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, हिंदी भाषा का स्वयं का परिचय शब्द हिंदी, वो खुद हिंदी से नहीं है। तो किससे है ये जो शब्द है, ये जो शब्द है ये फारसी भाषा, किसका है, फारसी भाषा। फारसी बोल ले, पारसी बोल ले, या फिर क्या बोल ले, ईरानी बोल ले, ईरानी भाषा का शब्द है। ये कैसे हो गया, समझिए। आपको पता है कि भारत में क्या है, ईरानियों का क्या हुआ है, आक्रमण हुआ है, सिंधु वाले क्षेत्र में तरफ से आए थे, है ना। तो ये जो ईरानी है, इनकी जो उच्चारण में थोड़ी सी दिक्कत थी। हमको ऐसा लग रहा है कि वो स को क्या प्रोनाउंस करते थे, उच्चारण क्या करते थे, हा करते थे। ता और था के जगह अगर है तो उसको ता करते थे, है ना। ता और ध की बात करें तो यहाँ पे उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता था, द होता था। प और फ आ जाएगा कहीं पे तो प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, वो केवल प। इसलिए आपने देखा होगा कि कई जगह फारसी लिखा रहता है और कई जगह क्या लिखा रहता है, पारसी। दोनों ही सेम है, क्योंकि वो फ का उच्चारण क्या करते हैं, पा करते हैं। तो जब ये आए तो वहां पे आप प्राचीन काल में आपको पता होगा कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सिंधु नदी थी। कौन सी, सिंधु। तो इन्होंने सिंधु को क्या बोला, अभी स उच्चारण तो कर नहीं पाते थे, तो क्या बोला इन्होंने, हिंदू। हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को बोला हिंदवी, है ना। और हिंदवी ही आगे रूपांतरित होके क्या बन गई, हिंदी। समझ रहे हैं आप, हिंदी भाषा का खुद का परिचय शब्द यानी खुद का नाम उसका हिंदी, वो हिंदी से नहीं है, कहाँ से है, फारसी शब्द है। ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो आपकी किसमें है, बहुत सारे हिंदी में जो आप सुनेंगे जो बोलते हैं वो हिंदी के नहीं है, लगता है कि वो हिंदी के शब्द है लेकिन वो हिंदी के नहीं होके किसी और भाषा के होते हैं। जैसे आप देख लो कैंची, कैंची आप इतने सरलता से इस्तेमाल करते हैं, वो आपको देखोगे हिंदी भाषा का शब्द नहीं है कैंची। स्कूल हो गया, आपने कभी पाठशाला जाता हूँ सुना है क्या, हमेशा सुना है स्कूल जाता हूँ, या आपने कभी सुना है अस्पताल जाता हूँ, चिकित्सालय जाता हूँ। चिकित्सालय जो शब्द है वो एक्चुअल हिंदी का शब्द है, चिकित्सालय। आपने सुना हॉस्पिटल, है ना। रसोई घर कोई नहीं बोलता, हर कोई को क्या बोलता है, किचन। और हमको कभी फील ही नहीं होता कि हम हिंदी नहीं बोल रहे, हम किसी और भाषा का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो ऐसा ही है, जैसे दिल, जिगर, जान, ये जो शब्द बहुत प्रायः इस्तेमाल किए जाते हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि ये भी हिंदी भाषा के शब्द नहीं है। दिल के लिए तो हृदय है ना हिंदी में, लेकिन अभी आपको कभी फील हुआ कि आप जो दिल बोल रहे हैं वो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। सेम चीज। तो हिंदी ने, जैसे हमारे यहाँ तो है ही परंपरा कि वसुधैव कुटुंबकम, है ना, अतिथि देवो भव, ये सब परंपराएं भारत में प्रचलित है। तो हमने जो ये विदेशी शब्द थे, ये जो अतिथि शब्द है, उसको हमने अपनी हिंदी में इस प्रकार से आत्मसात कर लिया है कि हमको कभी फील ही नहीं होता कि ये हमारे नहीं। इस तरीके से आपके आपके निजी जीवन में इस तरह रच बस गए हैं कि कभी हमको एहसास ही नहीं होता कि हम प्रॉपर हिंदी, पूरी शुद्ध हिंदी बोलते ही नहीं है। यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि हिंदी, ये आपको याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो हिंदी नहीं लगा देना। हिंदी भाषा जो है उसमें हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, फारसी भाषा से लिया गया। इतना क्लियर है। अब आगे चलते। ये तो हो गई बात, एक जनरल इंट्रोडक्शन। दो तीन चीजें और लिख लेंगे कि जो विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उनको 13 भाषा परिवार में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 4 भाषा परिवार आपके भारत में पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि भारोपीय, तो हमने सुना होगा कभी ना कभी, इसमें आगे हम डिटेल में बात करेंगे, है ना। फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविड़ हो गया, और चीनी तिब्बती। ये जो हिंदी भाषा है, एक बार पीएससी में क्वेश्चन आ गया था तो आप लिख लेंगे कहीं पे नोट करके, ये जो हिंदी है
आपकी जो हिंदी है ये भारोपीय भाषा परिवार की है। इसमें मैं बात करूंगी आगे डिटेल में, है ना, हर एक बात पहलू पे, लेकिन यहाँ पे आप याद कर ले, एक कॉमन आपको आइडिया हो जाए। भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा और डिटेल जाए तो भारोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है, मैं आगे बात करूंगी इस पे, भारत ईरानी शाखा। इसके तहत भी कई भाषाएं आती हैं। और इसकी एक उपशाखा है, भारत आर्य शाखा। तो भारत आर्य शाखा के तहत ही क्या आती है आपकी, हिंदी आती है। क्या आती है, हिंदी आती है। इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। पीएससी में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो वहां पे दिया हुआ था 3-4 ऑप्शन, जिसमें से भारोपी क्या था, करेक्ट था। कई बार पूछे जा सकता है कि हिंदी अगर भारोपी नहीं देगा तो आर्य भाषा परिवार देगा, तो फिर आप क्या लगाएंगे, आर्य। जैसे कि पीएससी में क्वेश्चन आया था आपके छत्तीसगढ़ी बोलियों को लेके कि जो हल्बी बोली है वो किस भाषा परिवार से संबंध रखती है, तो आर्य भाषा परिवार से संबंध रखती है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सब, ये तो हो गया हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन कि हिंदी क्या है, आपने बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अब चलते हैं हम विषय में अंदर, सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है क्या, सबसे पहले तो आपको समझना है कि भाषा बनती कैसे है, भाषा के अंग क्या होंगे, भाषा के अंग। देखिए, आपकी जो भाषा है ये बनेगी कैसे, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि के बाद क्या आता है, वर्ण। वर्ण के बाद आते हैं शब्द। शब्द के बाद आते हैं वाक्य, है ना। और भाषा को लिखने के लिए किस तरीके से आप लिखेंगे उसके लिए आपको चाहिए क्या, लिपि। और भाषा के शुद्ध लेखन, है ना, शुद्ध उच्चारण के लिए एक नियम चाहिए ना आपको कि आप कैसे लिखेंगे, कैसे फ्रेम करेंगे, सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, है ना। उसके लिए आपको जो जरूरत, जो नियम बताता है वो बताता है आपका व्याकरण। तो भाषा के इतने सारे अंग हैं, अब एक एक अंगों पे बात करते हैं। ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। जैसे मैंने बोला क, ये जो मेरे मुख से जो भी चीज निकल रही है ये क्या है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मुंह से बोली जा रही है इसलिए क्या हो जाएगी, मौखिक इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि। अगर इसी ध्वनि को मैं लिख दूं, जैसे मैंने बोला क, अगर मैं क को लिख दूं, क को मैं क्या करूं, लिख दूं, तो ये क्या कहलाएगा अब, वर्ण। लेकिन जब क का मैं उच्चारण कर रही हूं क, ये मुख से निकल रही तो क्या हो जाएगी, ध्वनि। और जब ध्वनि को लिख दिया जाता है तो ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है, वर्ण। जैसे मैंने बोला तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ण है, लेकिन जब मैं इसको उच्चारण कर रही हूँ तो क्या हुआ है, क्या है, ध्वनि। और वर्ण आपके हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अगला चैप्टर वर्णमाला में यही है, स्वर और व्यंजन, इस पे आगे बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया क अ। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, शब्द। जैसे एक क है एक अ है, अगर मैं माँ लिख दूं, ये भी क्या है, एक वर्ण है। मैंने बोला माँ, ध्वनि, लिख दिया तो क्या बन गया, वर्ण। मैं ला लिखूं, मैंने बोला ला, तो फिर ये क्या है, ध्वनि। अगर इस ध्वनि को मैं लिख दूं ला, तो क्या बन जाएगा, वर्ण। अब इन वर्णों को मिला के, 2 या 2 से अधिक को मिला सकते हैं आप। अगर इन वर्णों को मिला के मैं साथ में लिख दूं क म ल, तो जब वर्णों को मिलाया जाता है तो क्या बन जाते हैं, ये शब्द बन जाते हैं। ये क्या बन गया, शब्द बन गया। जब बहुत सारे शब्दों को एक क्रमबद्ध तरीके से मिलाया जाता है तो वो क्या बनता है, वाक्य। जैसे आप देखिए, तालाब, ये क्या है, एक शब्द है जिसमें कई सारे क्या है, वर्ण है। ता हो गया, ला हो गया, बा हो गया, आगे इसको तोड़ना सीखेंगे। तालाब में कमल खिला है, तालाब में क्या खिला है, कमल खिला है। अब यहाँ पे है आएगा कि है आएगा,
है आएगा, एक वचन की बात हो रही। तालाब में कमल खिले हैं बोलती तो मैं, तो है हो जाता जब बहुवचन की बात होती। इस बात पे विशेष ध्यान रखना। मेंस में क्या है, यहाँ से फिर आपके नंबर कट सकते हैं अगर आप इन छोटी बारीकियों पे ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है, तो तालाब में कमल खिला, अब यहाँ पे ये एक शब्द है, 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 तो बहुत सारे शब्दों को मिला के क्या किया गया है, वाक्य बनाया गया है। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, जो मुख से निकल रही है वो ध्वनि। ध्वनि को जब लिख दिया जाता है तो वर्ण, बहुत सारे वर्णों को जब मिलाया जाता है, दो या दो से अधिक वर्णों को, तो बनता है शब्द। जब शब्दों को मिला के एक व्यवस्थित रूप में रखा जाता है तो बनता है वाक्य। ठीक है, अब आते हैं लिपि क्या है। फिर लिपि, तो भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। जैसे मैंने बोला कि जो मैं ध्वनि निकल रही है मेरे मुंह से उसको मैं लिख दूं, जैसे मैंने बोला का, तो का को मैंने ऐसा लिख दिया। कैसे पता मुझे कि का को ऐसे ही बनाना है, जरूरी है क्या? का को तो मैं ऐसा भी बना सकती थी। का को अगर मैं ऐसा बना दूं, का को अगर मैं ये लिखूं, मैं बोलूं ये मेरे लिए का है, कौन डिसाइड करेगा कि आप जो ध्वनि निकाल रहे हैं उसका चिन्ह कैसा होगा? ये कहाँ से पता चलेगा आपको? ये पता चलता है आपको लिपि, आपकी भाषा की जो लिपि होगी उसमें डिसाइड होगा कि किस ध्वनि के लिए आप कैसा चिन्ह बनाएंगे। और हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि है आपकी देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हो सकती हैं। देवनागरी, और देवनागरी लिपि में आपके कितने चिन्ह बताए गए हैं? अ से ज्ञा तक चिन्ह देखे होंगे आपने, अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग है ना। तो ये जो चिन्ह है ये किसने डिसाइड किए हैं? लिपि ने, कि आप उस ध्वनि को लिखने का तरीका क्या होगा। जैसे क बोल रहे हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा? ऐसा होगा। यदि आप अ बोल रहे हो तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा? ऐसा होगा। माँ बोलेंगे तो ऐसा, ला बोलेंगे तो ऐसा। तो भाषा को लिखने का तरीका ही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। और ये लिपि के ही क्या है? लिपि ने क्या डिसाइड किया है? इसको चिन्ह डिसाइड किए, ये इस ध्वनि के लिए ये चिन्ह होगा। इसका मतलब ये है, क्या मैं इनको लिपि चिन्ह बोल सकती हूँ क्या? क्या ये मेरे लिपि चिन्ह है? हाँ बिल्कुल है, लिपि चिन्ह है ये। इसका मतलब ये है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, यहां से एक क्वेश्चन आया था, पूछा गया था भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए, पूछा था। ऑप्शन दिए गए थे, ए शब्द, बी वाक्य, सी लिपि चिन्ह। लिपि चिन्ह, और डी था नन। डी क्या था? नन। बच्चे इसका आंसर अधिकतम, जिनको ज्यादा, जो हिंदी को ज्यादा गंभीरता से लेते नहीं, उनको लगता है हिंदी तो हमको आती है, उनसे जनरली ये मिस्टेक हुई थी कि उन्होंने इसका आंसर क्या लगाया था? नन। अब अपनी समझ से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए एक बार और देखिए, मैंने क्या बोला कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। ध्वनि को जैसे ही आप लिखते हैं वो क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। क्या मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ना, कौन है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर मैं पूछूं तो क्या बनेगा? वो वर्ण बनेगा, क्योंकि ध्वनि को आप लिख नहीं सकते। ध्वनि को जैसे ही आप लिखेंगे वो क्या बन जाता है? उसको हम वर्ण कहने लगते। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। अब ये जो वर्ण क्या है? लिपि चिन्ह है। लिखने का जो, ये जो लिपि ने बताया कि इसको जो ध्वनि है आपको इस तरीके से आप लिखेंगे, उसके लिए लिपि में ये चिन्ह है। तो वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है? लिपि चिन्ह है। अब देखिए, अब शायद आपसे बन जाए क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब यहाँ पे जब सबसे छोटी इकाई पूछा है तो इसने क्लियर नहीं किया है कि मौखिक है कि लिखित है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई में यहाँ पे ध्वनि ऑप्शन होता तो फिर विदाउट एनी डाउट यहाँ पे आपको आंसर ध्वनि लेना था, लेकिन यहाँ मौखिक लिखित ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम ऑप्शन से चलेंगे। शब्द नहीं, शब्द से पहले तो वर्ण आता है। क्या वर्ण? दिख, ध्वनि तो है नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। वाक्य, ये तो उससे छोटा तो शब्द है। शब्द से छोटा कोई दिख रहा है क्या? तो वर्ण है ना। लेकिन वर्ण कहीं पे बच्चों को नहीं दिखा, क्योंकि उनको वर्ण का दूसरा नाम लिपि चिन्ह ज्ञात नहीं था। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका लिपि
चिन्ह। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? लिपि चिन्ह, या इसी को आप लिपि चिन्ह मतलब ध्वनि को कोई चिन्ह दे देना। ध्वनि को कोई चिन्ह दिया आपने, जैसे क को ये चिन्ह दे दिया क, और इसी को आप क्या बोलते हैं? इस लिपि चिन्ह को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन वही है कि विद्यार्थियों के मध्य हिंदी को लेके इतना सहज भाव है कि हमसे तो हो ही जाएगा, उस चक्कर में ये गलत हो जाता है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ये तो अभी बहुत बेसिक चल रहे हैं, बाद में जो एग्जाम में जिन एरिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, जैसे तद्भव तत्सम, उनमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये बेसिक समझना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अदरवाइज अगर आपका बेस ही नहीं अच्छा होगा, आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा, तो इमारत कैसे खड़ी होगी उस पर, है ना? तो चलिए महत्वपूर्ण तथ्य में पहली बात करिए, वही जो हमने अभी बोला उसी को लिख लेते हैं जो पढ़ा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, या मैं यूं कहूं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक इकाई क्या है? क्या है भाई? ये है ध्वनि। क्या है? दूसरी बात, भाषा आप पूरा लिखेंगे, समय ज्यादा ना हो इस वजह से मैं इस प्रकार से लिख रही हूँ। भाषा की छोटी सबसे छोटी, ध्यान रखेंगे, लिखित इकाई। और मौखिक नहीं पूछा है, केवल छोटी इकाई पूछा है, तो फिर आप देखेंगे ध्वनि होगा ऑप्शन में तो ध्वनि लगाएंगे, और ध्वनि नहीं दिया होगा तो वर्ण लगाएंगे। लिखित इकाई में क्या आ जाता है? वर्ण। क्या आ जाता है? वर्ण, या इसी को क्या बोलेंगे आप? लिपि चिन्ह बोलेंगे। लिपि चिन्ह, ये शब्द भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तीसरी बात करें, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, बात करूंगी इस पे अभी मैं, लिख लें पहले। छोटी इकाई क्या हो जाएगी? शब्द। शब्द हो जाएगी। चौथी बात, भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। स्टार मार करके एक चीज और लिख लीजिए कि ये जो वाक्य है यही भाषा की सबसे बड़ी इकाई भी है, मतलब वाक्य से बड़ा भाषा में कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई भी है। ठीक बात? अब समझिए, यहाँ तक तो हम समझ ही गए थे क्या, कि भाषा के अंगों में आपने देखा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, मौखिक इकाई, मुंह से जो निकल रही है ध्वनि। इसको लिख दिया तो वर्ण, है ना? वर्णों के मेल से क्या बनेंगे? शब्द। शब्दों के मेल से क्या बनेंगे? वाक्य। अब जो हमने तीसरा पॉइंट लिखा है कि अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, इसको समझिए। मैंने बोला क, ये ध्वनि है, इसको मैंने लिख दिया क, ये क्या हो गया? वर्ण। आप मुझे बताइए, चलिए मैंने क लिख दिया, मैंने ख लिख दिया, है ना, मैंने अ लिख दिया, इसका बताइए इसका क्या अर्थ है? ये तो ध्वनि के मात्र संकेत है ना। क का कोई अपना कोई अर्थ है क्या? बताइए। नहीं। ख का कोई अर्थ है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं इससे शब्द बना दूं, अगर क से मैं कमल लिख दूं, ख से मैं क्या लिख दूं? खरगोश लिख दूं, अ से मैं क्या लिख दूं? आम लिख दूं। अच्छा, कई विद्यार्थियों को यह भी तकलीफ होती है च के प्रोनाउंसिएशन में, कहाँ स बोलना है कहाँ श बोलना है, इस पे भी हम आगे बात करेंगे जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे। सभी वर्णों के उच्चारण स्थल अलग अलग हैं, कहाँ पे कैसे बोलना है वो चीज आपको सिखाई जाएगी, है ना? ये श होता है और ये स होता है। ठीक है, चलिए, तो ये है, ये क्या है मेरा? शब्द। वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। वर्णों का अपना कोई अर्थ तो हमको निकालते नहीं बन रहा है, लेकिन क्या कमल का कोई अर्थ है? बिल्कुल है। कमल बोलते ही आपके दिमाग में एक छवि आ रही होगी ना भाई, उसका कोई अर्थ आपके दिमाग में होगा तभी तो आ रहा होगा, है ना? तो कमल, फूल, खरगोश, अर्थ है इसका भी, खरगोश, है ना, कि कोई एक छवि बन गई होगी, एक जीव जीव है।
आम फल है ना। तो शब्द का अर्थ होता है जबकि वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो आपसे पूछा जाए कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये तो ध्वनि को छोड़ दो मौखिक इकाई है, लिख दिया लिखित इकाई है। वर्ण का कोई अपना अर्थ नहीं होता। अर्थ कहाँ से बनता है? शब्द से बनता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पे क्या बन जाएगी? शब्द। लेकिन क्या भावार्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होगी? बताइए, इससे कोई भाव पता चल रहा है क्या आपके? कमल से या खरगोश से या आम से कोई भाव? इसका तो अर्थ निकाल सकते हैं आप। इस शब्दों के पीछे भाव और क्या हो सकता है पता है क्या? नहीं, वो आपको कौन बताएगा? वाक्य बताएगा। जैसे देखिए, कमल खिलाए, खिला है। दूसरा, कमल पढ़ने गया है। अब जब पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आपको इसी जो कमल जो शब्द है इसका जो भाव पता चल रहा है आपको कैसे? वाक्य को पढ़ने से। जैसे कमल खिला है, मतलब कमल एक फूल है जो कहाँ है? खिला हुआ है। दूसरा, कमल पढ़ने गया है। अब वो फूल उठ के तो पढ़ने चला नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। मतलब यहाँ पे कमल कोई इंसान है। तो इस शब्दों का एक्चुअल में भाव क्या है, पूरा अर्थ क्या है, वो किससे पता चलता है? वाक्य से पता चलता है। वही मैंने आपको पीछे लिखवाया कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और भावार्थ की जब पूरा सार्थक अर्थ भाव के साथ आपको पता चले उस शब्द का तो वो है वाक्य। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई भी क्या होता है? वाक्य होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई? ये तो यही है, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हिंदी का जो एक सामान्य परिचय था। आगे इसी पे हमको बात करनी है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसी पे पूरा आपका सिलेबस डिपेंड है। हमने आज क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि हिंदी क्या है? एक भाषा है ना। हिंदी को भाषा के तौर पे भारत में किस प्रकार का सम्मान प्राप्त है? संवैधानिक रूप से इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी के साथ साथ 22 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषा के तौर पे एक सम्मान प्राप्त है। वही हमने व्यापक और व्यापकता और विस्तार की दृष्टि से देखा तो हमने ये जाना कि भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को एक गौरवमयी पद प्राप्त है। हालांकि वो कोई एक आधिकारिक नाम नहीं है, फिर भी उसकी लोकप्रियता को देखते हुए, उसके विस्तार को देखते हुए हम उसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। फिर हमने क्या देखा कि भाषा क्या होती है? तो भाषा इसकी आपका क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है ना। भाष धातु से बना है जो संस्कृत का शब्द है। फिर हमने क्या देखा कि हिंदी जो खुद जो शब्द है वो किस भाषा से है? तो हमने पाया कि वो किस भाषा से है? फारसी भाषा से आया हुआ है। अगला हमने देखा कि भाषा बनती कैसे है, कितने प्रकार के अंगों का समावेश है। तो भाषा के ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य, भाषा को लिखने के लिए लिपि और उसके सही शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए व्याकरण की आपको आवश्यकता होती है। ध्वनि क्या होता है? तो आपके मुंह से जो ध्वनि जो निकल रहा है ना आपके, ये क्या होती है? ध्वनि। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है या मौखिक इकाई है कह लें आप भाषा की। उसके बाद यदि आप इस ध्वनि को लिख देते हैं तो क्या कहलाता है? वर्ण। अब लिखेंगे कैसे, कैसा चिन्ह बनाएंगे? उसके लिए आपकी लिपि काम करती है कि लिपि बताएगी कि आपके मुंह से ये जो ध्वनि निकल रही है इसका आपको चिन्ह कैसा बनाना है। इसीलिए जो वर्ण है उनका एक दूसरा नाम लिपि चिन्ह भी है। अगला बात करते हैं कि अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द। और कई वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। कई शब्दों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से क्या बनता है? वाक्य बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये है आपकी हिंदी भाषा का एक नॉर्मल, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। आगे कल हम और इसके बारे में डिटेल में चलेंगे, आपके सिलेबस में और अगला चैप्टर पढ़ेंगे।